चलिए हम देखते हैं एनसीईआरटी साइंस की क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है फसल उत्पाद एवं प्रबंधन। इसे कहानी के हिसाब से समझेंगे। तो ग्रीष्मावकाश में पहेली एवं पूछो अपने चाचा के घर गए और उनके चाचा एक किसान थे। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा, हल इत्यादि। बूझो कहता है, मैं जानता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। तो आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है, परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करता है। और हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। बूझो कहता है, क्यों हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं? पहली कहती है, भोजन का 12 स्तर पर उत्पाद करना आवश्यक है। तो देखते हैं, एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। कृषि पद्धति देखें, लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे और वे कच्चे फल और सब्जियां खाते और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूँ एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके और इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेती में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि अन्य सब्जियां एवं फल। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उनके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार के फसलें उगाई जाती है। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। इस प्रकार है, खरीफ फसल, तो खरीफ फसल वह फसल जिसमें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ फसल कहलाता है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है और धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें होते हैं। और रबी फसल देखें तो शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसल कहलाती है। इसमें गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं और इसके अलावा कई अन्य स्थानों पर दालों और सब्जियां ग्रीष्मकाल में उगाई जाती है। आधारित फल पद्धतियाँ देखें तो बूझो कहता है, धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? और पहली कहती है, धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाए जाते हैं। तो फल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखते हैं कि क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। यह क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियाँ कहलाती है। यह क्रियाकलाप आगे दिए गए हैं। मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा करना, कटाई करना, भंडारण करना। मिट्टी तैयार करना देखते हैं तो फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना अथवा प्रथम चरण है और मिट्टी को पलटना तथा इससे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जुड़े भूमि में गहराई तक जा सकती है। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सफलता से शोषण कर सकती है। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधे को जड़ों को सरलता से शोषण करने में सहायक है? तो पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव किसानों के मित्र है क्योंकि यह मिट्टी को और पलट कर पोला करते हैं तथा हुमस बनाते हैं। और परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? तो आप पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं। पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं और इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्मुक्त होते हैं। यह पोषक तत्वों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं क्योंकि
ऊपरी मिट्टी के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक है। इससे पलटने उलटने और पोला करने में ऐसे पोषक पदार्थ ऊपर आ जाता है और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। इससे हल चला कर सकते हैं और हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी हो तो जुताई से पहले इससे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पालट की सहायता से तोड़ना आवश्यक है और बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पालट द्वारा किया जाता है और कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है और बुआई से पहले खेत में पानी भी दिया जाता है। कृषि औजार देखें तो अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है और यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर इस कार्य के उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। हल देखें तो प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद उर्वरक में लाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जा रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों को जोहड़ी अथवा अन्य पशुओं यानी घोड़े, ऊंट की सहायता से भी खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं और हल का प्रमुख भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल सेप्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंड होता है और तथा दूसरा सिरा जो ओते के डंडे से जुड़ा होता है जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल का एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले लिया है। कुदाली देखें तो यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने और मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिससे कि एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मोड़ी प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है और इसे का दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। कल्टीवेटर देखें तो आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है और कल्टीवेटर का उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। क्रियाकलाप दिया गया है तो एक बीकर लेकर इसे पानी से भर लीजिए और आधा पानी भरिए और इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डाल कर भली भांति हिलाइए और कुछ समय प्रतीक्षा करिए। क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं। जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के हैं या भारी हैं। क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के होते हैं अतः यह जल पर तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वच्छ बीजों की क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की एक यह अच्छी विधि है। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना आवश्यक है। परंपरागत औजार देखें तो परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार कीप के आकार का होता है। बीजों की कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं और ये सिरे मिट्टी को उभेद कर बीज को स्थापित करते हैं। और सीड ड्रिल देखें तो आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल इनका उपयोग होता है और इसके द्वारा बीजों में सामान्य दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करना होता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए और इसके पक्षियों द्वारा बीजों से होने वाले नुकसान को रोका जा सके। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने के समय एवं श्रम दोनों ही बचत होती है। बूझो कहता है मेरे विद्यालय के समीप एक पौधाशाला यानी नर्सरी है। मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैले में रखे हैं और वे इस प्रकार क्यों रखे गए हैं। पहली कहती है धान जैसे कुछ पौधे के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है और पौधा तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर देते हैं और कुछ वनीय पौधे एवं पुष्पीय पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। पौधे को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच आवश्यक दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे
पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकाल कर हटा दिया जाता है। खाद एवं उर्वरक मिलाना देखें तो वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाए जाते हैं उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। वो जो कहता है, मैं एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फल पौधों को देखा, जबकि पास के पौधे कमजोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं? तो देखते हैं, मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है और खेत कभी भी खाली नहीं छोड़ देता। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होगा। लगातार फसलों के उगने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद डालते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। पर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। खाद एक कार्बनिक यानी जैविक पदार्थ है जो कि पौधे या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इनका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। और अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्टिंग अथवा केचुओं द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हैं। क्रियाकलाप है, मूंगा अथवा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। इनमें से एक ही आकार वाले 3 नौद भेद छांट लीजिए। अब 3 गिलास अथवा एक ऐसे पात्र लीजिए जिसमें A, B और C निशाना लगाइए। गिलास A में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद डालिए। गिलास B में समान मात्रा में मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाइए और गिलास C में कुछ मिट्टी लीजिए और बिना मिलाए रखिए। और अब इनमें पानी की सामान्य मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। प्रतिदिन पानी देते रहें। 7 से 10 दिन बाद उनकी वृद्धि को नोट कीजिए। क्या तीनों गिलास के पौधे में वृद्धि की गति एक समान है? किस गिलास में पौधे की वृद्धि बेहतर है? किस गिलास के पौधे में वृद्धि सबसे अधिक है? उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध है। वे खाद से कैसे भिन्न है? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट और पोटाश और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और NPK में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम होता है। और इनके उपयोग से किसानों के गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है और यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों का स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए अथवा 2 फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इसमें मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरी किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगा कर किया जा सकता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाया करते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में, और इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता था। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। और पिछली कक्षाओं में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। यह फलीदार यानी लेग्यूमिनस पौधों को जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थलीकरण करते हैं। यहाँ उर्वरक एवं खाद में अंतर दिया गया है। उर्वरक देखें तो उर्वरक एक कार्बनिक लवण है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। और उर्वरक एक उत्पादन फैक्ट्री में होता है। खाद खेतों में बनाई जा सकती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता और खाद से मिट्टी का ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप में कम होता है।
जैसे सारणी 1.1 में उर्वरक एवं खाद के बीच अंतर बताए गए हैं। खाद के लाभ जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है इसमें मिट्टी की जलधारा क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनियमन सरलता से होता है और इसमें मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। सिंचाई देखें, जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे के फूल, फल एवं बीज की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधे में लगभग 90% जल होता है और जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। विभिन्न अंतराल एवं खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है और सिंचाई का समय एवं बर्बरता फसलों, मिट्टी एवं ऋतुओं में भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की बर्बरता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऐसा क्यों है और क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक देने से हो सकता है? बूझो कहता है, इन वर्ष पानी देते समय में अधिक सतर्क हूँ। पिछली गर्मी में मेरे पौधे सूख और मर गए थे। सिंचाई के स्रोत देखें, कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदी, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं। सिंचाई के पारंपरिक तरीके कुआं, झील एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकाल कर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न है और मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। अतः यह रास्ते हैं, परंतु यह कम कक्ष है। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न है: मोटर, चैन पंप, डेकली, रहट, उसके बाद उतोहुलक तंत्र है, रहट के ही कहते हैं। जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्य पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। सिंचाई की आधुनिक विधियाँ देखें। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल के उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। मुख्य विधियाँ निम्न है। छिड़काव तंत्र देखें हैं तो इस विधि का उपयोग समतल भूमि के लिए किया जाता है, जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हो। उर्वर पाइपों यानी नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं और यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइपों से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप से भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलते हैं। इस छिड़काव पौधे पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही है। छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं और ड्रिप तंत्र, इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों के जड़ों में गिरता है। अतः इससे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधे, बगीचों एवं वृक्षों की पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है और इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता। अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। खरपतवार से सुरक्षा देखें। बूझो और पहेली निकट के गेहूं के खेतों में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। बूझो कहता है क्या ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं? खेत में कई अन्य अवांछनीय पौधे प्रकृति रूप से फसल के साथ उग जाती हैं और इन अवांछित पौधे को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं और निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैली हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने से सहायता मिलती है और इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पन एवं बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार पौधे को हाथ से जड़ सहित उखाड़ कर अथवा भूमि के निकट से काट कर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हैरो
रसायनों की सहायता से किया जाता है। रसायनों के उपयोग में भी खरपतवार नियंत्रित किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे 4 और 4 से D खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है और जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को जो 2 से 4 D खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है, जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रे यानी फुहारा की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। बुजुर्ग कहता है क्या खरपतवार नाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर नहीं पड़ता था। जैसे आप पहले बताया गया है कि खरपतवार वृद्धि के समय पर पुष्पन एवं बीज बनने से पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः उन्हें इन रसायनों का उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेनी चाहिए। कटाई देखिए, फसल की कटाई एवं महत्वपूर्ण कार्य है। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है और फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधे को खींच कर उखाड़ देते हैं अथवा उससे धरातल के पास से काट देते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दराती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। और काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग किया जाता है और इसे थ्रेशिंग कहते हैं। यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। खेत छोटे वाले किसान अनाज के दोनों को अलग करते हैं और आप इसके विषय में क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। कटाई पर्व देखें तो 3-4 महीने के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है और स्वर्णिम दानों से भरी एक खरीफ फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचालित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछले ऋतु के प्रयत्न का फसल मिलता है। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, वैशाखी, होली, दिवाली, अबान्या एवं बिहू जुड़े होते हैं। भंडारण देखें, उत्पादन का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहे एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि ताज़ा कटी गई फसलों के दानों यानी बीजों को सुखाए बिना भंडारित किया जाए तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से उनकी अंकुरण क्षमता नष्ट होने की संभावना अधिक होती है। और अंततः भंडारण से पहले दानों यानी बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाती है। इससे उनकी कीट पीड़कों की जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पादन का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र में करते हैं और परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलों और भंडार गृहों में किया जाता है, जिससे उनको पीड़कों जैसे कि चूहे एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। पहली कहती है, मैंने अपनी माँ को अनाज रखे लोहे के ड्रम में नीम की सूखी पत्तियां रखते देखा है। मुझे आश्चर्य हुआ। क्यों? देखते हैं। नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती है। बड़े भंडारण गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। जंतुओं से भोजन देखें तो क्रियाकलाप देखें अपनी अभ्यास पुस्तक में यहाँ तालिका है। तालिका में हम मिला सकते हैं। जैसे खाद दूध है तो दूध हमें गाय, भैंस, बकरी, ऊँट इत्यादि से मिलता है। तो इस सारणी की पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधों की तरह ही जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पाद के विभिन्न चरण हैं, बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। इस प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू जीवों को, पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं।
पहली कहती है मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली के कॉड लिवर तेल मिलता है जिससे विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रमुख शब्द हैं कृषि पद्धति, पशुपालन, फसल, उर्वरक, भंडार गृह, कटाई, सिंचाई, खरीफ, खाद, फल, रबी, बीज, साइलो, बुआई, भंडारण, थ्रेशिंग, खरपतवारनाशी और फटकना।